नमस्कार। मैं आज के इस वेबिनार में आदरणीय श्री विवेक भारद्वाज साहब, सेक्रेटरी एमओपीआर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और आदरणीय श्री शैलेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनका और बीपीआरएनडी के ऑफिसर्स का और हमारी तीनों मिनिस्ट्रीज के सभी ऑफिसर्स और गांव से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट हेडक्वार्टर से जुड़े हुए सभी ड्यूटी होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का स्वागत करता हूं। आज का ये वेबिनार करीबन 70 मिनट का हमने रखा है, जिसमें 2 मेन सेशंस हैं, जिसमें बताया जाएगा कि जो हमारे 3 क्रिमिनल कानून हैं, जिसमें पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको अब नए कानून उनके अमेंड करके बनाए गए हैं, जो कि महिलाओं और बच्चों के बारे में नए जो अपराध को अच्छी तरह डिफाइन करते हैं, प्रक्रिया को अच्छी तरह डिफाइन करते हैं और जेंडर सेंसिटिविटी और बच्चे के चाइल्ड इंटरेस्ट के हिसाब से सारे कानून को ले डाउन करते हैं। हम तीनों मिनिस्ट्रीज, भारत सरकार रूरल डेवलपमेंट में और गांव लेवल पे, शहर लेवल पे अपना काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी कड़ी में आज ये वेबिनार किया जा रहा है। इन कानूनों का डिटेल में तो एक्सपर्ट्स अभी बताएंगे। 1 मिनट में मैं इतना बताना चाहूँगा कि पुलिस और उसकी कार्रवाई, कोर्ट, वकील, प्रिजन, सारे सिस्टम पे एक दूरगामी और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे महिलाओं को और बच्चों को न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ जो भी अपराध करने वाले हैं उनको दंड मिलेगा और डिटरेंस रहेगा। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप इसके बारे में आज सजग रह के सीखें, समझें, सेंसिटाइज्ड हों और फिर अपने बेनिफिशरीज, स्टेक होल्डर्स, लाभार्थी जो भी आपके पास आते हैं या आप जहां पे बैठते हैं, जाते हैं, सबको बताएं कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अच्छे प्रावधान किए गए हैं, उससे समाज में न्याय की प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा। मैं अब मेरे मित्र शैलेश कुमार सिंह साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। आदरणीय श्री विवेक भारद्वाज जी, सचिव पंचायती राज, आदरणीय श्री अनिल मलिक जी, सचिव महिला एवं बाल विकास, इस वेबिनार से जुड़े हुए पूरे देश भर के सभी प्रतिभागीगण, आप जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, जो एनआरएलएम जो है, उसमें पिछले लगभग 1 दशक से ज्यादा के दौरान सामुदायिक संरचना को बिल्कुल सबल प्रबल किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह हैं, ग्राम संगठन है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और सीएलएफ है, क्लस्टर स्तरीय परिसंघ है। इस मिशन में 91 लाख सहायता समूहों को जोड़ा गया है, जिसमें करीब 10 करोड़ महिलाएं हैं, विभिन्न परिवारों से, विभिन्न हाउसहोल्ड से। 5 लाख से अधिक ग्राम संगठन हैं और 72,000 सीएलएफ हैं, अर्थात क्लस्टर स्तरीय परिसंघ हैं। आजीविका बढ़ाने के अलावा ये समूह महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों जैसे जेंडर भेदभाव से भी निपट रहे हैं। हम जेंडर आधारित हिंसा को महिलाओं और समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले एक प्रमुख खतरे के रूप में पहचानते हैं। हम जेंडर आधारित हिंसा और अधिकारों और हकदारियों के मुद्दों को हल करने के लिए, पहचान करने और कार्रवाई करने के लिए हमारे क्लस्टर स्तर के संघों का क्षमता निर्माण कर रहे हैं,
उसके लिए हम तंत्र व्यवस्थित कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय की ओर से पूरे देश भर में 3500 जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है और हम सूचित और सुविधाजनक कार्रवाई को सक्षम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर पैरालीगल बनाने का भी काम कर रहे हैं। 3 नए, जैसा कि बताया गया, हम अवगत हैं, 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 में संसद में प्रस्तुत हुए थे और जुलाई 2024 में लागू होंगे। इस बदलाव का फोकस न्याय तक एक्सेस अर्थात पहुंच, पीड़ित सेंट्रिसिटी उसके प्रति केंद्रित होना, केंद्रितता, जेंडर तटस्थता और मामलों के समय पर निपटान पर जोर देना है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह जो वेबिनार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं, इस वेबिनार को हम संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह वेबिनार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर कानूनी प्रावधान पर जागरूकता फैलाने में विशेष रूप से हमारे एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह की जो सदस्याएं हैं, जो हमारी दीदियां हैं, उनके बीच बहुत प्रभावी होगा। जेंडर संवेदीकरण पर यह संयुक्त प्रयास सामूहिक रूप से जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। अगले चरणों के रूप में हमें संयुक्त रूप से कानूनी साक्षरता बढ़ाने, लॉ की लिटरेसी बढ़ाने और न्याय तक एक्सेस बढ़ाने, पहुंच बढ़ाने के लिए मार्ग बनाने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय विवेक भारद्वाज साहब से, वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। विवेक सर। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कानून है वो करीब करीब 150 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन कानूनों में फेरबदल नहीं करना, नए सिरे से इनको देखना, पूरा उनको फॉर्मुलेट करना, लागू करना, ये इतने बड़े दुस्साहस की बात है कि जितना भी श्रेय गृह मंत्रालय को दिया जाए वो कम। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आजादी के बाद 75 सालों में किसी सरकार ने ये करने की हिम्मत नहीं करी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा गृह मंत्रालय को। और 2-3 बातें जो कि हम रोजमर्रा में हमारे सामने आती हैं, मुश्किलें होती हैं, कठिनाई होती हैं, तो ये नए कानून कैसे उसमें सहायता हमारी करेंगे। तो महिलाएं जो होती हैं, जब उनके साथ बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है, सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि थाने में उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, जिसको हम प्राथमिकी कहते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज होती। और ऐसे अनगिनत केस हमने पढ़े हैं, हमारी जानकारी में है। इन कानूनों में अब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का प्रावधान हो गया है। इसका मतलब कि आपको थाने में उस समय जाने की जरूरत ही नहीं। 3 दिन के अंदर अगर आप वहां पर जाके साइन कर दें, हस्ताक्षर दे दें अपने, तो वो एफआईआर हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा अब हो गई। दूसरी बात, हमें सबको पता है कि आप किसी थाने में जाइए तो वो कहेंगे साहब ये यहां का मामला नहीं है, वहां जाइए।
यहां का मामला नहीं है, ये तो उधर की तरफ का है। और इसी तरह घुमाने फिराने की प्रक्रिया में बहुत हानि होती थी। इस कानून में अब जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल, मतलब कहीं का भी जो ऑफेंस है, कहीं का भी जुर्म है, वो कहीं पर भी रजिस्टर हो सकता है। नई पीढ़ी, नए युग और नया कानून, मुझे लगता है हमें सबको जरूरत है इन कानूनों के बारे में समझने की, क्योंकि ये हमें एक नया समाज गढ़ने में सहायक होंगे, प्रेरक होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं तीनों आदरणीय सचिव महोदय को धन्यवाद देता हूं और अब मैं आमंत्रित करूंगा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे साथ अधिकारी महोदया उपस्थित हैं, मिस अदिति जी। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो आज हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं देश भर से, उन सबको एक सरलता से और उनको समझ आए इस लहजे में इन तीनों महत्वपूर्ण नए कानूनों के बारे में जानकारी दें। आप सभी उपस्थित जन को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुभकामनाएं। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मैं एक वकील हूं और पिछले कुछ महीनों से मैं गृह मंत्रालय और बीपीआरएनडी से जुड़ी हुई हूं इन नए कानूनों के बारे में कैसे जागरूकता फैलाई जाए उस विषय में। तो आज आप सबके बीच में आकर मेरे लिए ये एक अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। आज हम बात करेंगे जो 3 नए कानून आए हैं जो कुछ ही दिनों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होंगे। इनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी तक जो हमारे देश में आपराधिक कानून चले आ रहे थे वो हमें ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए थे। जब ब्रिटिशर्स हम पर एक औपनिवेशिक शासन रखते थे तब उन्होंने ये आपराधिक कानून बनाए। जो मूल लक्ष्य था इन कानूनों को बनाने का वो यह था कि वो देश की जनता को प्रताड़ित रख सके, उनको दंडित रख सके और इन कानूनों का यह दृष्टिकोण नहीं था कि वो न्याय की प्रणाली एक जनता में ला सके। क्योंकि ये कानूनी ढांचा एक ऑलरेडी चल रहा था, तो आजादी के 75 साल बावजूद भी हम इन्हीं कानूनों के अंतर्गत काम करते आ रहे थे। 2019 में गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि हमारे आपराधिक कानूनों में बहुत सारी कमियां हैं जिनका उपाय हो सकता है, उसकी खूब गुंजाइश है और कैसे हम अपने आपराधिक कानूनों को और अच्छा बना सकें जिससे उसमें पीड़ित का दृष्टिकोण मालूम रहे, जिसमें आम जनता को एक सहायता हो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ एंगेज करने के लिए, जिससे हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलती हैं उसमें कमी आ सके, उसमें देरी कम हो सके, कानून जो भी केसेस चलते हैं वो जल्दी उनका निपटारा हो सके। इन सब कुछ विषयों के बारे में खूब गहन चर्चा हुई थी। इसमें काफी हितधारकों से उनके सुझाव भी मांगे गए थे। इसमें पुलिस अफसर, वकीलों, न्यायालयों में न्यायाधीश, सांसद, विधायक, राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, काफी सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, इन सब के सुझाव बुलाए गए और उन सुझावों पर खूब लंबा एक विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी की गई, जिसके बाद हमारे पास ये 3 कानून पिछले दिसंबर संसद में पास किए गए। 1 जुलाई से ये अब लागू होने वाले हैं, जिसका मतलब जो हमारी अभी तक के 3 कानून थे उनका लागू होना खत्म हो जाएगा।
तो इन 3 नए कानूनों में अगर हम ब्रॉडली समझना चाहें कि किन किन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर काम हुआ है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम जो हुआ है वो हुआ है हमारे कानूनी प्रणाली को तकनीकी रूप से कैसे और आधुनिक बनाया जाए। दूसरा, हमारी कानूनी प्रणाली को कैसे समयबद्ध किया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो अपना केस, उनका केस जो कोर्ट में चल रहा होता है, उसमें ऐसा ना लगे कि उसका अंत कब होगा। हर प्रक्रिया, हर स्टेज का एक समयबद्ध कर दिया गया है और अब अनिवार्य होगा कि उतने ही समय में वो प्रक्रिया पूरी की जाए। तीसरा, एक पीड़ित के अधिकारों का अच्छे से उल्लेख हुआ है। पहले जो काफी सारे अधिकार थे वो न्यायालयों के निर्देशों से हमारे कानूनों में जुड़े थे, पर अब ये सारे अधिकारों का उल्लेख हमारे मूल कानूनी व्यवस्था में आ गया है। तीसरा, एक करुणा का भाव रखा गया है उन व्यक्तियों के संदर्भ में जो अपराध की दुनिया से जुड़ चुके हैं। तो जो ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने पहली बार कोई अपराध किया है, उनके लिए कैसी कैसी हम व्यवस्थाएं रख सकते हैं कि वो वापस इस अपराध की दुनिया में ना जाएं, वापस उनको जेल ना जाना पड़े। तो उस संदर्भ में भी काफी सारी नए प्रावधान लाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पूरे इस कानूनी प्रक्रिया से आम जनता का कैसा फायदा हो सकता है, आम जनता को कैसे सहूलियत मिल सकती है, इस विषय पर काफी विचार हुआ है और काफी प्रावधान इस विषय से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम पहले बात करें, जैसे अभी सर ने बात भी करी थी एफआईआर के बारे में, तो एफआईआर के संदर्भ में काफी बड़ा परिवर्तन लाया गया है। ये परिवर्तन 2-3 किस्म के हैं। एक, कि अब आप घर बैठे अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से एफआईआर कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपनी एफआईआर दर्ज करते हैं तो 3 दिनों के अंदर आपको पुलिस स्टेशन जाकर उस पे हस्ताक्षर करना होगा, जिससे पुलिस को भी यह पुष्टिकरण हो जाए कि हाँ, एक अपराध घटित हुआ है जिस पे उसको आगे जांच जारी करनी है। दूसरा, अब पहले हमारी आज की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अगर जहां पर कोई अपराध घटित होता है उसी जगह के पुलिस स्टेशन या थाने में जाकर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसमें काफी बार लोगों को जिन लोगों को इस बात का संज्ञान नहीं है, इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, उनको काफी कठिनाई होती है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन से पुलिस स्टेशन में उनको जाके अपनी एफआईआर दर्ज करानी है। तो ये जो एक बहुत बड़ी मुसीबत होती थी बस अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, इसका भी समाधान इन नए कानूनों से लाया गया है। अब आप अपनी कोई भी अपराध की घटना के बारे में अगर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो भी इंफॉर्मेंट या पीड़ित होगा जो ये रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, कानून में लिखा हुआ है कि उनको उसी वक्त इस रिपोर्ट की फ्री कॉपी, मुफ्त कॉपी दिलाई जाएगी। इसके लिए उनको किसी और अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर करते हैं तो जिस दिन वो अपने हस्ताक्षर देने जाएंगे उस दिन उनको फ्री कॉपी मिलनी चाहिए, या जिस दिन वो स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं उनको उसी समय उस रिपोर्ट की एक मुफ्त कॉपी दी जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए पुलिस की जवाबदेही पर बहुत सारे कानून लाए गए हैं, पुलिस और कोर्ट की जवाबदेही के लिए। तो सबसे पहला कानून जो इस व्यवस्था में लाया गया है इसके संदर्भ में वो ये है कि जब आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं उसके 90 दिनों के भीतर किसी भी जो पुलिस अफसर आपके केस की जांच कर रहा है उसे उस पीड़ित या इंफॉर्मेंट को आके बताना पड़ेगा कि जांच में कितनी प्रगति हुई। तो इससे जो पीड़ित है या जो इंफॉर्मेंट है उनको पूरी सूचना रहती है उनके केस के बारे में। वो
इस स्थिति में नहीं होते कि उनको पता ही नहीं हो रहा होता कि उनके केस में पुलिस ने क्या क्या कदम उठा लिए, क्या क्या कदम बचे हैं उठाने के लिए। दूसरा, पुलिस स्टेशन के लेवल पर अगर हम देखें तो हर पुलिस स्टेशन पर एक डेजिग्नेटेड पुलिस अफसर या फिर एक नामित पुलिस ऑफिसर को बनाया गया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये अपने पुलिस स्टेशन में ये नामित पुलिस अफसर हर पुलिस स्टेशन और हर जिले में भी होंगे। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन में हैं, उनको एक रजिस्टर या रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उन सारे गिरफ्तार व्यक्तियों की डिटेल्स, जैसे कि नाम, पता, उनके रिश्तेदारों का फोन नंबर, इन सब चीजों की डिटेल रखनी होगी। हर पुलिस स्टेशन में ये सारी डिटेल्स ऐसे मौजूद होनी चाहिए कि जो भी उस पुलिस स्टेशन में आए उनको ये सारी डिटेल्स मिल पाए। और इस नामित पुलिस अफसर का भी यही उत्तरदायित्व होगा कि वो कोई भी अगर जनरल पॉपुलेशन में से आता है पूछताछ करने के लिए कि क्या मेरे से संबंधित कोई व्यक्ति इधर गिरफ्तार है, तो उनको ये सूचना देने का जो कर्तव्य है वो अब डेजिग्नेटेड पुलिस अफसर पर हो गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार होते हैं, तो उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो नामित पुलिस अफसर हैं, उनको जिस जिले के गिरफ्तार व्यक्ति जिस जिले को बिलोंग करते हैं, उनको भी सूचित करना पड़ेगा कि दूसरे जिले में ऐसे ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो इससे आम जनता को और पीड़ित को सबको एक पूर्ण इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या क्या कदम पुलिस ने उठाए हैं और कहां कहां ये कदम उठाए गए हैं। अगर हम आगे बढ़ें कि काफी बार आम जनता को यह तकलीफ महसूस होती है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती, तो इसके लिए भी नए कानूनों ने एक प्रॉपर प्रक्रिया का उल्लेख किया है। पहली बात तो आपके पास अधिकार है सीधा इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर कर देने का। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर नहीं कर पाए या फिर आप जाके हस्ताक्षर नहीं कर पाए, आप पुलिस स्टेशन गए और वहां पे आपने बोला कि आपके साथ यह अपराध घटित हुआ है और आपको इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। लेकिन मान लीजिए कि वहां का पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते, हम इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराएंगे, तो फिर आम जनता के पास यह अवसर है कि वो सीधा एसपी को लिखित में लिख के दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ अपराध घटित हुआ है और इस पे कृपया वो कोई जांच शुरू करें। इस केस में एसपी या तो खुद या तो अपने उनसे जूनियर सबऑर्डिनेट कोई ऑफिसर है उनको डिप्यूट कर सकते हैं कि इस चीज की एक प्रिलिमिनरी जांच या फिर शुरुआती जांच करें। ये शुरुआती जांच भी समयबद्ध है। ये शुरुआती जांच 14 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर इन 14 दिनों के अंदर पुलिस को ऐसा मालूम होता है कि हाँ कोई अपराध घटित हुआ है, तो वह इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या जांच शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर भी अगर पुलिस को लगता है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ है और इसीलिए हम जांच आगे नहीं ले जा सकते हैं, उस केस में भी आम जनता के पास अब जो तीसरा विकल्प मौजूद है वो ये है कि वो सीधे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट लिखित में उनको दे सकते हैं। फिर वहां से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस बात का संज्ञान लेंगे और फिर पुलिस को डायरेक्ट करेंगे कि आप इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन सब प्रावधानों को जोड़कर हमारे नए कानूनों में एक प्रिलिमिनरी स्टेज, जहां पर हमें अपनी बात सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बतानी होती है, उस स्टेज को में जितनी समस्याएं आती हैं उनका संज्ञान लिया गया है और उनके लिए सॉल्यूशंस भी हमने जोड़े गए हैं इससे रिलेटेड। काफी बार जब कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही होती है तो जो पीड़ित होता है उनके बिहाफ पे जो दलीलें देते हैं कोर्ट में, वो एक सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन के तौर पे होता है। काफी बार इस उपस्थित जो आजकल चल रही जो प्रक्रिया है उसमें जो पीड़ित है उसको दस्तावेजों का हक नहीं होता है जो उनके कोर्ट में दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं,
वो पीड़ित उन दस्तावेजों को देख ही नहीं पाते हैं। अब हमारे नए कानूनों में ये साफ साफ उल्लेख कर दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज अगर कोर्ट में पेश किया जाए सबूत के तौर पे या किसी और तौर पे कोई एप्लीकेशन पेश की जाए, इन सभी दस्तावेजों को दोनों अभियुक्त और जो पीड़ित है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलने का एक प्रावधान किया गया है। इस सप्लाई ऑफ कॉपी या कॉपी दस्तावेजों की कॉपी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का भी इस्तेमाल किया गया है। तो हो सकता है कि काफी बार बहुत ज्यादा कागज होते हैं कोर्ट की प्रणाली, कोर्ट के कार्यक्रम में, तो ये हमेशा संभव नहीं होता है कि सारे उन डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को कागजी तौर पे आपको दिया जाए। तो इसके लिए भी कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया गया है। तो आपके फोन पे सीधा आपके ईमेल के द्वारा ये सारी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपके पास आ सकते हैं। पीड़ित को अपने जानकारी रखने के लिए उनके पास अब ये भी अधिकार है कि वो एक अपना पर्सनल व्यक्तिगत अधिवक्ता भी रखें जो स्टेट के लॉयर्स को असिस्ट करेगा। इनके थ्रू पहले की प्रणाली में ये होता था कि जब निर्णय भी आ गया होता था, पीड़ित को यह निर्णय कोर्ट द्वारा, कोर्ट से प्रमाणित उसकी जो कॉपी है उसको मिलने में बहुत समय लगता था और काफी बार उनको इस बात का वेट करना होता था कि कब वो जजमेंट ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर आएगा, तब वो उसकी कॉपी उनको मिलेगी। अब हमने नए कानूनों में ये पाया है कि कोर्ट, जो भी पीड़ित है उनको सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट से प्रमाणित कॉपी अपने निर्णय की अपने प्रोसिक्यूटर के थ्रू मिल पाएगी। तो इससे भी ये एक पीड़ितों का संरक्षण होता है, उनको पूरी सूचना मिले, उनको सारा इंफॉर्मेशन मिले उनके केसेस के संदर्भ में, इस चीज को काफी प्रोटेक्शन दिया जाता है। काफी सारे पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, पूरा जो ढांचा है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस आती हैं। इन सब स्टेजेस में काफी बार बहुत समय व्यतीत हो जाता है। लोगों की लोगों को उपस्थित होने का कोर्ट में, तब उनका बयान लिया जाए इसमें, या फिर डॉक्यूमेंट्स की लेन देन में। तो इन सारी स्टेजेस को अब समयबद्ध कर दिया गया है। इसीलिए यह बहुत अनिवार्य हो गया है कि वो सारी स्टेजेस, जैसे कि आप पे जो आरोप तय होते हैं, अब वो 60 दिन में तय हो जाने चाहिए। जो अभियुक्त अपने निर्वहन की याचना लगाता है उसके लिए भी कुछ समय दिया गया है। सिमिलरली जब पूरी कानूनी आपकी बहस खत्म हो जाए, उसके 45 दिन के भीतर न्यायालय को अपना निर्णय देने का एक प्रावधान किया गया है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो कोई भी, अगर हम कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं, हमें पता है कि अब वो एक निर्धारित समय में पूरी हो जाएंगी। इसी के संदर्भ में अगर आपको गवाही देने कोर्ट जाना होता है, चाहे आप पीड़ित हो, चाहे आप अभियुक्त हो, या फिर आप कोई और गवाह हो, काफी बार उनकी अनुपस्थिति के कारण डेट मिल जाती है। तो अब यह प्रावधान लाया गया है कि हर किसी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है अपनी गवाही देने के लिए, या फिर अगर कोर्ट को भी कोई पूछताछ करनी हो, उनसे कोई जांच करनी हो, उसमें भी लोगों को कोर्ट आने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब लोग अपनी गवाही कोर्टों में दे पाएंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, इन सब के रूल्स हर राज्य सरकार को दिए गए हैं बनाने के लिए, और अपनी सुविधा को मद्देनजर देखते हुए और अपनी जनता की जरूरतों के मद्देनजर देखते हुए ऐसी जगह सूचित की जाएगी जहां पे लोगों को अब जाने की आवश्यकता होगी अपना बयान या गवाही देने के लिए। अगर कोई फिर भी चाहता है कि वो कोर्ट जाके अपनी गवाही दे, तो वो कर सकते हैं। बट मान लीजिए अगर कोर्ट बहुत दूर है या फिर आप कहीं और काम करते हैं और कोर्ट कहीं और है, तो इन सब सिचुएशंस को के मद्देनजर को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए।
ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगी, ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पुलिस भी इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए पुलिस को किसी गवाह से उनका कोई स्टेटमेंट लेना हो और वो गवाह उस प्रदेश में ना हो, तो इस केस में भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी कानूनी प्रणाली को ज्यादा तकनीकी लाने के लिए ये सारे प्रयोजन किए गए हैं। और एक और प्रयोजन किया गया है जिससे जवाबदेही अगेन पुलिस की ओर बढ़ती है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जघन्य अपराध होते हैं जिनकी सजा 7 साल से ऊपर है, ऐसे अपराधों में फोरेंसिक टीम, एक ऐसी टीम जो एक साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हो अपने फील्ड में, वो जाएंगे जहां पर वो अपराध घटित हुआ है और वहां पे उसका एक साइंटिफिक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस पूरी प्रणाली का भी एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिससे पुलिस की जवाबदेही, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जवाबदेही इस सिचुएशन में बनी रहे। दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है इन कानूनों के द्वारा, वो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं गवाह संरक्षण योजना। अब हर सरकार को, राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह एक ऐसी योजना बनाए जिसमें गवाहों या पीड़ितों को स्वतंत्रता मिले कि वो बिना किसी भय या बिना किसी मोह के स्वतंत्रता से अपनी गवाही दे सकें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो पीड़ितों और गवाहों में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल हों, उसके भागीदार बने। दूसरा, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक पारदर्शिता भी लाता है और जवाबदेही भी फिर बढ़ा देता है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि काफी बार डर के कारण या लोभ के कारण या कोई भी थ्रेट या कोई हानि के डर के कारण लोग कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो अब अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार का कोई भय हो, तो वो इस योजना के अंतर्गत पुलिस से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी भी जाएगी। महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव लाए गए हैं। पहली बात, जो बहुत ही जघन्य अपराध होते हैं जैसे कि बलात्कार या यौन शोषण से संबंधित जो जितने भी अपराध होते हैं, उन सब अपराधों की कंप्लेंट पुलिस लेवल पर, अगर ऐसा कोई अपराध किसी महिला के साथ हो रहा है तो पुलिस लेवल पर भी एक महिला पुलिस अफसर ऐसे अपराधों को अपने रिकॉर्ड पे लेगी, पुरुष पुलिस अफसर नहीं लेंगे। जहां एक बलात्कार से पीड़ित महिला हो, उनका बयान लेने के लिए उनको पुलिस स्टेशन जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पुलिस उनके घर आ सकती है या फिर जहां पर वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती हैं वहां जा सकती है। अपने जो पीड़िता है उनके अभिभावक वहां हो सकते हैं, उनके पास के कोई रिश्तेदार है, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो उनकी उपस्थिति में ही पुलिस अफसर, ऐसी महिला पुलिस अफसर उनका बयान नोट करेगी। और इस पूरी प्रक्रिया को भी, जिससे पुलिस की जवाबदेही बनी रहे, इस पूरी प्रक्रिया को भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। सिमिलरली, जब ऐसी पीड़िता को कोर्ट में बयान देना होगा तो इन सब अपराध जो महिलाओं से संबंधित, यौन शोषण से संबंधित अपराध हैं, उनमें एक महिला मैजिस्ट्रेट ही ऐसी पीड़िता का रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट। अगर महिला मैजिस्ट्रेट ना हो ऐसी सिचुएशन में तो कोई पुरुष मैजिस्ट्रेट बट किसी महिला की उपस्थिति में ये रिकॉर्डिंग करेगी। तो इससे एक भरोसा बन जाता है महिलाओं का टुवर्ड्स कोर्ट्स एंड पुलिस, और उनको ज्यादा स्वतंत्रता, सुरक्षा महसूस होती है ऐसे अपराधों में अपनी गवाही देने के लिए। कोई भी अपराध जो 3 साल से कम की जिसकी सजा हो, उसमें जो अभियुक्त व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं या फिर किसी बीमारी से, किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वो विकलांग हैं और
या फिर उनकी सेहत सही नहीं रहती, इन सब केसेस में पुलिस को डीएसपी की परमिशन लेने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी करनी होगी। भगोड़े अपराधियों के लिए भी बहुत एक सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि उनकी अगर कोई भी संपत्ति ऐसी हो जो अपराध से मिली हो, वैसी संपत्ति को जो उस अभियुक्त से पीड़ित लोग हैं उनमें बांटा जा सकता है। अगर उनकी कोई ऐसी संपत्ति जो विदेश में हो, उसको उसकी कुर्की या जब्ती हो सकती है। तो इन सब प्रावधानों से एक कड़ा लॉ सिस्टम क्रिएट होता है जो फोर्स करेगा भगोड़े व्यक्तियों को या तो शामिल होने के लिए, या तो फिर उनके अगेंस्ट सजा होगी, चाहे वो शामिल हो चाहे ना हो। पुलिस की जवाबदेही और बढ़ाने के लिए जितनी भी जांच और जब्ती की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो सारी अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उनकी। यही नहीं, जो जब्त किए गए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी लिस्ट बनानी है, और जो वहां पे गवाह होंगे उस जब्ती के, उनके भी नामों की लिस्ट बनानी है, और इस पूरी प्रक्रिया की एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं इन नए कानूनों के द्वारा, जो एक हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको एकदम परिवर्तन उसमें लाने के लिए एक बहुत बड़ा ये एक एफर्ट हुआ है। और आशा करते हैं कि इन एफर्ट से एक तो सबको इस बारे में जितना जल्दी ज्ञान होगा, उतना ही अच्छे से ये कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रणाली अच्छे से उतनी ही चल पाएगी। तो इसीलिए सभी का इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें, जिससे अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें। हम आशा करते हैं कि ये नए कानून हमारी वर्तमान की कानूनी प्रक्रिया को एकदम बदल देगी, और उसमें त्वरित न्याय मिलने की अब हमारे पास एक आशा रहेगी। धन्यवाद। अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी विस्तार से लेकिन सरल भाषा में सभी हमें जो यहाँ आज इस वेबिनार में जुड़े हुए देश भर से, उन सबका अपना इन तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपने ज्ञानवर्धन किया। मैं इसी कड़ी में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे साथी अधिकारी श्री दयाशंकर जी को कि आप इसके अलावा और कोई विशेष पहलू हैं तो बड़े संक्षिप्त में, जो चीज उजागर नहीं हुए हैं या और जिन पर आप स्ट्रेस करना चाहेंगे, बड़े संक्षिप्त में आप भी अपना विचार यहाँ व्यक्त करें। धन्यवाद सर। और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा नमस्कार, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरे देश से जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इस पहल में जुड़े। अदिति जी ने आपको अभी बताया कि जो सामान्य जो कानून के अंदर में जो प्रक्रियाएं और जो नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में बताया। मैं अपना वक्तव्य उन्होंने जो बोला है उसको छोड़ के महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्लाइड हो गया है, आगे चलो। तो इसके अंदर में एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जो इंडियन पीनल कोड था, पुराना कानून, उसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रावधान अलग अलग जगहों पे फैले हुए थे। उन सभी को एक जगह पर लाया गया है चैप्टर 5 के अंदर में, जो और इसमें लगभग 35 से 37 प्रावधान है जो कि विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित ही है। दूसरा, जैसे मैडम ने कहा, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें यह माना गया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उनको एक पीड़ित समझ के और उसी के तहत उनको न्याय दिलाई जाए और उसके बारे में सारे प्रावधान किए जाएं। कुछ प्रावधान मैडम ने बताया कि जैसे महिला पुलिस अधिकारी या महिला के समक्ष ही उनका विटनेस का रिकॉर्डिंग हो सकता है या उनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है।
जो प्रौद्योगिकी का यूज हुआ है उसके बारे में मैडम ने बताया। इन कानूनों का एक बहुत बड़ा पहलू ये रहा है कि इसमें मानव अधिकार के, जो नागरिकों के मानव अधिकार हैं, उनको एक प्राथमिकता दी गई है। मानव अधिकारों का जहाँ पर भी हनन हो रहा हो उनको कैसे संरक्षित किया जाए। बहुत सारी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ में जो यौन अपराध होते हैं उनके बारे में काफ़ी कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। कुछ केसेस में जो पहले की सज़ा थी उसको बढ़ाया गया है और कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर एक कम से कम कुछ पीरियड की सज़ा को मैंडेटरी किया गया है कि वो अनिवार्य रूप से उतनी कम से कम सज़ा दी ही जाए। पुलिस उत्पीड़न की बात हो चुकी है कि पुलिस उत्पीड़न काफ़ी होता था पहले, जो विक्टिम्स होती थी उसको भी इसमें टैकल करने की कोशिश की गई है और जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। एक जो इसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण चीज शामिल की गई है वो है संगठित अपराध के बारे में एक प्रावधान बनाना। इस संगठित अपराध के बारे में अभी इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन नहीं था, इसको भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है और संगठित अपराध की श्रेणी में वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए कोई मानव तस्करी या मानवों में दुर्व्यापार होता है। आप सभी को पता है कि देश में महिलाओं और बच्चों का जो हर साल जो गुम होने वाले महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और रिकवरी भी होती है, तो उसमें बच्चों की रिकवरी हो जाती है और महिलाओं की रिकवरी का परसेंटेज बच्चों के मुकाबले कम है। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी किसी न किसी रूप से उनका दुर्व्यापार हुआ है और या उनको वेश्यावृत्ति जैसे पेशे में भेजा गया है। तो इसको एक संगठित अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अभी तक ये इंडिविजुअल अपराध के रूप में माना जाता था और इसमें अधिकतम सजा जो है वो मृत्युदंड को का प्रावधान किया गया है। और संगठित अपराध का मतलब ये हुआ कि ये गिरोह या 5-10 ऐसे लोगों का एक समूह होगा और जो सजा होगी वो उस गिरोह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से अप्लाई करेगी। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। इसमें जैसे महिलाओं और बच्चों के बारे में खास के यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार वगैरह के जो मामले होते थे, तो उसमें 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। लिंग निरपेक्षता है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी अपराध शामिल किए गए हैं जिनको अब लिंग निरपेक्ष कर दिया गया है। जैसे पहले स्टॉकिंग, किसी महिला का पीछा करना, तो उसमें ये होता था कि सिर्फ पुरुष को ही माना जाता था कि वही अपराधी हो सकते हैं। अभी इसमें महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से वोयरिज्म का एक क्राइम होता है कि किसी के ताक झांक करना निजी जीवन में, वहाँ पर भी उसको सिर्फ पुरुष ही नहीं, अब वहाँ महिला भी इसके बारे में अपराधी मानी जाएंगी। ऐसे और भी जगह प्रावधान किए गए हैं लिंग निरपेक्षता के बारे में। ये पूरा जो BPRND के द्वारा तैयार किया हुआ मटेरियल है और जो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसकी कॉपी हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ में, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कम समय में उतना डिटेल समझाना थोड़ा मुश्किल है। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में मैडम ने बात की है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसमें कुछ नए अपराध जो शामिल किए गए हैं, एक देखा गया है कि विगत कुछ वर्षों में शादी करने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पे या पदोन्नति के नाम पे, खास के महिलाएं जब पढ़ लिख रही हैं, नौकरी में जा रही हैं और अपने गांव समाज के परिवेश से बाहर निकल के शहरों में जा रही हैं, तो इस प्रकार के जो दुस्साहस हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी पहचान छुपा कर कि वो बंदा किसी और जाति, धर्म या अपने पोजीशन के बारे में गलत जानकारी देकर और शादी करता है या कोई यौन संबंध बनाता है, तो उसको भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसमें भी एक काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं दंड के। इसी तरीके से संपत्ति छीनने और हड़पने की भी बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती थी, तो इसको भी इसमें दंडित किया गया। आगे
बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें हर जगह पहले नाबालिग शब्द का यूज होता था, अब उसको नाबालिग के जगह पर बदल के बच्चे का प्रयोग करने को रखा गया है। एक विषय आता था कि पुराने जो हमारा इंडियन पिनल कोड के अंदर एक प्रावधान था कि रेप के केस में अगर कोई पत्नी 15 साल की उम्र की होती थी, 15 या उससे अधिक की, तो उस केस में वो रेप नहीं माना जाता था। अब चूंकि पॉक्सो के अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालक बालिकाएं दोनों को बच्चा ही माना गया है, तो इस प्रावधान को बदलकर अब 15 की जगह 18 वर्ष कर दिया गया है, ताकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की अगर शादी की जाती है या उनके साथ में कोई व्यक्ति जानते बूझते संबंध बनाता है तो उसको भी अब एक तरीके से बलात्कार की श्रेणी में माना जाए। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। ऐसा देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे जो इनोसेंट होते हैं उनको कई बार अपराधी गिरोह अपने साथ में उनको कोई पैसे का या कोई और चीज़ों का प्रलोभन देकर अपने साथ ले आते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति करवाना या उनके द्वारा हथियारों की तस्करी, कोई ड्रग्स की तस्करी या और भी तरीके के कोई काम कराना, तो वहाँ पर भी इसमें बच्चों को अगर रखेंगे तो इसको भी एक बहुत ही सीरियस क्राइम माना गया है। और यहाँ पर भी कम से कम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। पहले विदेशों से लड़कियों को अगर कोई लाता था तो उसको अपराध माना जाता था। अभी अगर किसी नाबालिग को, जहाँ बच्चे हैं वो चाहे लड़की हो या बच्चे हो, मेल चाइल्ड भी हो, तो उसको भी अपराध माना जाएगा। अगर वैसा किसी को बुलाकर और कोई बच्चों को ऐसे कोई सेक्स ट्रेड में अगर वो धकेलता है तो उसको भी इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। भीख मंगवाने की सजा भी है या अपंग बना देने की ऐसा देखा गया है कि होता है, इसमें भी न्यूनतम सजा का प्रावधान है। अगला स्लाइड। अब यहाँ कुछ जैसे मैंने बात की कि कुछ जगहों पे बढ़ी हुई सजाएं हैं, जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बच्चों को खरीदना, जो अभी बात की, इसमें पुरानी सजा होती थी कि इसमें कोई मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं था कि कम से कम कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा था कि 10 वर्षों तक हो सकता है। अब यह किया गया कि कम से कम 7 वर्ष होगी और जो मैक्सिमम भी थी उसको भी बढ़ाकर 10 से 14 किया गया। इसी प्रकार से अगर कोई ट्रैफिक करके बच्चे को लाया गया, तस्करी करके, और बच्चों का अगर शोषण होता था तो वहाँ पर भी 5 वर्ष से कम की और 7 वर्ष तक की सजा होती थी, उसको भी यहाँ बढ़ा के 10 वर्ष तक की गई है। इसी प्रकार अगर बच्चे के अलावा कोई और भी व्यक्तियों का इस तरीके का तस्करी करके शोषण होता था तो वहाँ पर भी पहले 3 से 5 वर्ष की सजा थी, वहाँ पर भी अब सजा को 7 वर्ष किया गया। इधर दूसरी साइड में जो आपके दाईं ओर हमने लिखा है, यहाँ हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपराध हैं महिलाओं और बच्चों के बारे में जहाँ पर कम से कम सजा का प्रावधान किया है कि मिनिमम, जैसे ज़्यादातर केस में देखेंगे तो कम से कम 3 वर्ष की सजा है और इसको 7 वर्ष भी किया गया बहुत सारे केस में। जैसे भीख मांगने के बारे में देखें तो ये 10 वर्ष से कम नहीं होगी अगर किसी बच्चे को अगर भीख मंगवाते हैं, और यह आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर ऊपर देखें धारा 99 के अंदर में 99 में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बच्चों को खरीदना, इस केस में भी 7 वर्ष से और 14 वर्ष तक का किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने एक आम समझ के लिए कुछ जो पुरानी धाराएं थी वो बदल के अब नई क्या धाराएं हो गई है, मैं इसके बारे में विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मैं प्रेजेंटेशन की कॉपी शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप जान सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। ये मैडम ने सारी प्रावधान ये बता दिए थे तो इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ 1-2 चीज़ों का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में बनवाए हैं राज्य सरकारों के द्वारा, और ये राज्य सरकारों के और जिला प्रशासन की देखरेख में चल रहे हैं।
इन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज की बात की गई है, जैसे उनको पुलिस के अंदर केस फाइल कराने की बात हो, या उनको कानूनी सलाह दिलाने की बात हो, या उनको किसी प्रकार के काउंसलिंग की बात हो, तो ये सारे चीज़ों में वन स्टॉप सेंटर हमारे हेल्प करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके नज़दीकी में कहाँ पे वन स्टॉप सेंटर है, उनकी सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों के केस में ये है कि उनको निश्चित रूप से बाल कल्याण समिति के सामने अगर उनके वो कहीं भी किसी तरह के अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया तो वहाँ पर उनको लेके जाना जरूरी है और उनके मार्गदर्शन में ही उनके खिलाफ कार्रवाई रहने दो। ठीक, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जस्ट कंक्लूडिंग पॉइंट, हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और वीमेन हेल्पलाइन 181, वीमेन हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन 181 और बच्चों की हेल्पलाइन 1098 1098, ये 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। और ये दोनों हेल्पलाइन जो इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 सारे हिंदुस्तान में जो 112 है उससे जुड़ी हुई है दोनों तरफ से। तो इस पे भी सूचना, किसी भी बच्चे या महिला से संबंधित कोई अपराध हो रहा है तो उस पे दी जा सकती है और उस पे तुरंत एक्शन होता है। आप सबका इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉइंट सेक्रेटरी साहब, कुछ कंक्लूडिंग? मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय सचिव महोदय तीनों, श्री विवेक भारद्वाज सर, श्री शैलेश कुमार सिंह सर और श्री अनित मलिक सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर देश भर से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। मैं साथ में अदिति जी को और मेरे साथी दयाशंकर जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने सारे पहलुओं पर लगभग आपने इन कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है आज के दिन में। मैं इस अवसर पर मैं सभी राज्यों से सारे जो हमारे तीनों मंत्रालयों के पदाधिकारीगण हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस सबको जुटाने के लिए आपने इस बात को रखी। और इस वक्त हमें खुशी है कि हम करीब 15 से 20 लाख सभी महिला, सभी गांव के नागरिक, हमारे दीदियां, आंगनबाड़ी के, हमारे सारे महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाएं, क्लस्टर के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। सभी ने इस वेबिनार में इन महत्वपूर्ण बदलाव जो इस देश में आ रहा है कानून की प्रक्रिया में, और ये सीधे ही आप सब लोगों के निजी जीवन में प्रभाव पड़ता है, आपने इस बात को सीखी है, तो आप सब लोग इससे जुड़े, इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में सभी स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मेरे साथी अधिकारी विकास आनंद जी ने मुझे विशेष आग्रह किया है इस बात को रखूं, और हमारे पंचायतों में सभी आज के दिन से ये शुरुआत है इन कानूनों के बारे में उजागर करने के जो प्रयास का एक पहल है। महिलाओं, बच्चों के सुरक्षा एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए इन कानून के बारे में जानकारी सीधे गांव के स्तर पर भी होना बहुत आवश्यक है। आज से इसको हम शुरुआत माने और विभिन्न स्तरों पर इस कानून के बारे में, इन कानून के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप सब लोगों को उजागर करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। ये हमारा हम विश्वस्त हैं कि इस तरह के आगे बढ़कर पूरे देश भर में कानून की महत्वता के बारे में सबको जानकारी मिलेगी। अंत में सभी से जुड़े हैं, मैं अब तहे दिल से आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।